अंकुर जाधव, इनका सवाल है कि आजकल के मी टू के मोमेंट के ज़माने में अपने वाइफ से कैसे बर्ताव करें। अभी मी टू का तो वाइफ से तो कोई संबंध नहीं है, इसलिए आप शायद थोड़ा उदाहरण गलत पूछ रहे हो। हाँ, आप ऐसा पूछ सकते थे कि अपने कलीग के साथ कैसा व्यवहार करें, या फिर जो लड़की आपको अच्छी लगती है उसके साथ में कैसा व्यवहार करें। पत्नी के साथ में आपने पत्नी के साथ में थोड़ा सा कम ज़्यादा व्यवहार किया तो पत्नी तो कोई मीटू के मोमेंट के अंतर्गत आपके प्रति तकरार नहीं करने वाली है, शिकायत नहीं करने वाली है। हाँ, अगर आपने हिंसक कार्रवाई की, उसको पीटा, तो जैसे हमारे एक बहुत ही फेमस डायरेक्टर हैं सैराट के, उन जैसी केस हो जाएगी। वो पत्नी आकर खुलकर बोलेगी और उनको बोलने का अधिकार है। हालांकि उन डायरेक्टर को मैं जानता हूँ, बहुत अच्छे व्यक्ति है, लेकिन फिर भी अपने पत्नी के बारे में उन्होंने अच्छा बर्ताव नहीं किया है। उन्होंने उन पर हाथ उठाया है, मारपीट करते थे। ये तो गंदी बात है, ये तो साथ कोई समर्थन नहीं करेगा। तो वैसा तो बर्ताव आपने नहीं करना चाहिए। लेकिन थोड़ा सा अभी पत्नी को पूछा नहीं और आपने उनको हाथ लगा दिया, तो उसके लिए तो वो कोई मीटू के अंतर्गत कोई आपके प्रति शिकायत नहीं करने वाली है। ज़्यादा से ज़्यादा उसका मूड नहीं तो कहेंगे मेरे बिल्कुल मूड नहीं, हाथ मत लगाओ मुझे। वो उसका सम्मान हमने करना चाहिए, सीखना चाहिए। पत्नी हुई इसलिए बलात्कार करने का अधिकार नहीं है हमको। उसके मूड के अनुसार हमको चलना पड़ेगा, उसको भी हमारे मूड के अनुसार चलना पड़ेगा। इतना ध्यान तो एक दूसरे का रखना पड़ेगा। यहाँ तक ये बात है। मीटू के कारण पति पत्नी ने इतना डरने की बात नहीं है। सवाल आता है जहां केवल ऐसे विवाह के संबंध नहीं है, अभी तक होने के हैं, एक दूसरे के प्रति आकर्षण है, या फिर कलीग्स कर साथ में काम कर रहे हैं, वहां किस ढंग से इसको देखा जाए, ये बहुत महत्व का विषय है और इसके बारे में ठीक ढंग से बात करनी भी चाहिए। सबसे पहली बात तो यह है कि हर पुरुष ने किसी भी हालत में आगे के स्त्री का पूरा सम्मान रखना चाहिए। किसी भी तरीके से उसका अपमान हो, उसके शरीर का अपमान हो, उसके शरीर पर या उसके मन पर आक्रमण हो, ऐसा बर्ताव किसी पुरुष का नहीं रहना चाहिए। यह तो सबसे पहले बहुत सीखना आवश्यक है। मुझे हमेशा दूसरे तरीके के प्रॉब्लम्स हैंडल करने पड़े, खास कर जो लड़कियां टीनेजर्स हैं। मेरे वर्कशॉप के बाद में कई लड़कियां आकर मिलते गई है, कहते गई है कि सर क्या करें, पुरुष इस ढंग से बर्ताव करते हैं, कहां का हाथ लगाने की कोशिश करते हैं। बस में प्रवास करो तो भी वही बात, ट्रेन में चढ़ते उतरते समय, लेडीज डब्बे में भी चढ़ते हैं फिर भी यही बात। क्योंकि आखिर में पुरुष जहां बहुत इकट्ठा होते हैं वहां से तो जाना ही पड़ता है। ठीक है, ये तो भीड़ है। घर में होते हैं वही बात, कोई रिश्तेदार ऐसी कोशिश करता है, ऑफिस में काम करते हैं वहीं यही बात, कॉलेज में यही बात। तंग आ जाते हैं, हमारे शरीर का हमको इतना गुस्सा आता है कि क्या करें। तब मुझे हमेशा इन लड़कियों को समझाना पड़ा कि समझ लो कि आपको इसी जीवन में पुरुषों के साथ में ही जीना है। दो प्रकार के पुरुष होते हैं, सज्जन और दुर्जन। सज्जन पुरुष की व्याख्या क्या है? आप किसी पुरुष को अच्छी लगी, उसने एक बार आपके साथ कोशिश की, कोशिश यानी बलात्कार की नहीं, टच करने की प्रेम व्यक्त करने की, अच्छी लगते हो कही, और आपने नकार दिया, स्पष्ट शब्दों में, दृढ़ शब्दों में नो कह दिया, मुझे इस ढंग की बात पसंद नहीं, फिर से मुझे शरीर को कभी हाथ नहीं लगाने का, टच भी करने का सवाल नहीं। और उसके बाद में वो पुरुष कभी आपको टच करने की कोशिश नहीं करता है, उस ढंग की बात करने की कोशिश नहीं करता है, इसको हमारे समाज में सभ्य पुरुष कहते हैं। जो बार बार कोशिश करता है वो दुर्जन है। आप पहले प्रकार के पुरुषों से अगर अस्वस्थ हो जाओगे तो जिंदगी में जीना असंभव है, जी नहीं पाओगे।
पहले ढंग के पुरुष आपको हमेशा हर जगह मिलते रहेंगे, उनको बड़े ही कठोर शब्दों में लेकिन अपमान न करते हुए नो कह दीजिए। समझ लीजिए कि इनकी प्रवृत्ति ऐसी ही होती है। पुरुषों पर इसी ढंग के संस्कार होते हैं। माए जब ये संस्कार बदलेगी तब जाकर 2-4 पीढ़ियों में पुरुषों में अंतर आएगा। अभी तो ऐसे ही है। लड़की अच्छी लगी कि थोड़ी सी कोशिश करके देखने चाहिए, तो कठोरता से ना कहना सीखो, बिना डरे मुंह पर बोल दो, लेकिन प्यार से बोलो कि ये बात चलेगी नहीं। मैं प्यार से कह रही हूं, आपका अपमान नहीं कर रही हूं। इसका मतलब ऐसा नहीं है कि ये मुझे चलेगा। मेरे नो का मतलब हाँ नहीं है। सभ्य पुरुष फिर से कभी इस ढंग का ट्राई आपके साथ करना नहीं चाहेगा, नहीं करेगा। और ऐसे ही पुरुषों के साथ में आपको जिंदगी में जीना है। ऑफिस में जीना है, कॉलेज में जीना है, रास्ते में जीना है, हर जगह जीना है। अब रहे दूसरे ढंग के पुरुष, उनको अलग ढंग से आपको टैकल करना पड़ेगा। एक बार ना कहने के बाद भी इस ढंग से बर्ताव करते हैं तो फिर आपको केवल प्रेम से ना कहने से काम नहीं होगा, वह दूसरे तरीके के कदम उठाने पड़ेंगे। अब मेरे सामने हमेशा सवाल होता था कि दूसरे तरीके के कदम क्या हो सकते हैं उस जमाने में। जैसे मेरे नागपुर के विद्यापीठ परिसर में, अब मैं पत्रकार भी बना था, नया नया पत्रकार था। महाविद्यालयाचा परिसर तरुण भारत जो नंबर 1 वहाँ का डेली था विदर्भ का, उसमें आर्टिकल्स लिखता था। मेरी तरफ एक कॉलम था। वहाँ कुछ डिपार्टमेंट का नाम मैं नहीं लूँगा, हालांकि पोस्ट ग्रेजुएशन सब वहाँ सीखने के लिए आते थे, लेकिन ग्रेजुएशन एक डिपार्टमेंट था वहाँ पर। और वहाँ के लड़के, वहाँ लड़कियाँ बहुत कम रहती थी उस डिपार्टमेंट में, और वो लड़के लड़कियों को बहुत तकलीफ देते थे। अब ये एमए करने के लिए आई हुई, एमएससी करने के लिए आई हुई पोस्ट ग्रेजुएट सब लड़कियाँ उनको तकलीफ दे रहे हैं, अलग अलग ढंग से छेड़खानी कर रहे हैं। तो मैंने क्या किया, पहला स्टेप, अमुक अमुक डिपार्टमेंट्स के लड़के ऐसे ऐसे लड़कियों को तकलीफ देते हैं, ये बोर्ड पर लिखना शुरू कर दिया। और उसी के नीचे लिखा कि ये रुका नहीं तो उनके नाम लिखे जाएंगे। अब जिस डिपार्टमेंट की मैं बात कर रहा हूं, वहां पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे मेरे कुछ मित्र थे, उनके जरिए नाम मिल जाते थे मुझे। उसका पहला असर बहुत बुरा हुआ, रिएक्ट हुए सब, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट रिएक्ट हुए, उन्होंने लड़कों को भड़काया। अब लड़के मारने के लिए वगैरह वगैरह। अब तो मैं जेल रिटर्न था, इंदिरा गांधी से टक्कर लेकर आया था, जेल में इतने बड़े गुंडों के साथ में 10 महीने गुजारे थे, डर नाम की कोई चीज तो बची नहीं थी। मैं सीधा हेड ऑफ द डिपार्टमेंट से टकरा गया और कहा कि मुझे मालूम है आपने उचकाया है, मैं तो शायद इन विद्यार्थियों का बिगाड़ नहीं पाऊंगा, लेकिन आपका बहुत बिगाड़ पाऊंगा। आपके ऊपर स्वतंत्र आर्टिकल लिखूंगा, आपके डिपार्टमेंट के लड़के क्या करते हैं और आप उनको कैसा प्रोत्साहन देते हैं। वो जानते थे कि वीसी से सब लोग मुझे बहुत अच्छे ढंग से जानते हैं, शिक्षा मंत्री भी जानते हैं। सब बात बदल गई, मुझे कभी उनके नाम बोर्ड पर लिखने नहीं पड़े, लेकिन इस ढंग से लड़कियों को तकलीफ देना बंद हो गया। अब ये तरीका उस समय में मैंने उपयोग में लाया था। लेकिन ये जब लड़कियां मुझसे पूछती थी कि सर ठीक है, पहली बात तो हमने समझ लिया आपसे कि कुछ सज्जन लोग इस ढंग का बर्ताव हमारे साथ करेंगे, उनको हम इस ढंग से रोकेंगे और वो रुक भी जाएंगे, लेकिन जो सज्जन ने उनको रोकेंगे कैसे? और मेरे सामने भी बहुत बड़ा प्रयास था, यानी मेरे सामने भी बहुत बड़ा सवाल था कि कैसे रोका जाए। पुलिस की मदद लो। अब ठीक है, मेरी पहचान है पुलिस डिपार्टमेंट से, कुछ लोगों से, तो उनसे अच्छी मदद मिलती थी, कई बार ऐसी मदद उन्होंने की भी। लेकिन ये आम लड़कियों के लिए तो नहीं हो सकता है कि पुलिस की मदद ले। पहले ही पुलिस के पास जाने के लिए डरेगी, पुलिस भी उनके साथ में किस ढंग से व्यवहार करेगी इसकी कोई गारंटी नहीं है। शायद वही गलत व्यवहार उनको वहाँ पर देखने को मिले। क्या किया जाए, मेरे सामने सवाल था। और ये मी टू मूवमेंट ने उसका जवाब बहुत सुंदर तरीके से दिया है। अभी मैं जाहिर तरीके से कहूंगा, ये मूवमेंट का तो समर्थन हर व्यक्ति ने करना चाहिए।
जिस जिसको स्त्री का सम्मान करना जरूरी लगता है, उस हर व्यक्ति ने इसका समर्थन करना चाहिए। मैं ही नहीं, हर पुरुष ने करना चाहिए और स्त्री ने भी करना चाहिए। सालों से स्त्रियां ये सहते आई है। ये टीनेजर्स लड़कियों का तो मैं हमेशा ये उनकी मानसिकता देखते आया हूं, कितनी अस्वस्थ होती है, कितनी डिप्रेस होती है। माँ बाप से कह नहीं सकती, माँ बाप से कहेंगे तो उनको बाहर गिरना मुश्किल हो जाएगा, भेजेंगे नहीं, वो डरेंगे और पढ़ाई रुक जाएगी। यहां से लेकर हर बात होती थी। अब मैं तो पूरे महाराष्ट्र में घूमता था वर्कशॉप लेने के लिए, इसलिए छोटे गांवों को भी लड़कियों की यही समस्या, बड़े गांव के लड़कियों की भी यही समस्या, शहरों के लड़कियों की भी यही समस्या। क्या करे समझ में नहीं आता था। अब ये मी टू की जो मोमेंट है वो इतनी महत्व की हो गई, अगर आपको एक बार नहीं कहने के बाद कोई दूसरी बार भी उसी ढंग से बर्ताव करने की कोशिश करता है तो सीधा उसका फोटो अपलोड कर दो, मेरे साथ इसने ऐसा बर्ताव किया, ऐसा बोल दो। पुरुषों को सबक सिखाना, और केवल सबक नहीं, उनको सभ्यता सिखाने का यही एक उत्तम मार्ग है। मैं पुरुष हूं, इसके बावजूद ये बोल रहा हूं। पुरुषों को सभ्यता सिखाने का यही एक मार्ग है। आप तो किसी का भी कहीं से भी आसानी से फोटो निकाल सकते हो, उसको एडिट कर कर केवल उसका ही भीड़ में का फोटो रहेगा, ये खबरदारी ले सकते हो। इस व्यक्ति ने मेरे साथ ऐसा बर्ताव किया, एक बार मना करने के बावजूद इसने दोबारा ऐसा बर्ताव किया, यह भी उसमें नमूद करो। पहली बार मैंने प्यार से समझाया, इसके बावजूद दोबारा इसने ऐसा बर्ताव किया, और ये फोटो अपलोड कर कर सीधा सोशल मीडिया पर डाल दो। ये बहुत बड़ा हथियार आज मी टू मूवमेंट के कारण और सोशल मीडिया होने के कारण स्त्रियों के हाथ में आया है। ये एक तरीका है। लेकिन दूसरा मैं कहूंगा कि कभी किसी पर झूठा आरोप मत करो, इससे और गंभीर बात कोई हो नहीं सकती है। जो कोई व्यक्ति दूसरे पर झूठा आरोप करती है वो अपने जीवन में कभी शांति से जी नहीं सकती। उस व्यक्ति का जो नुकसान होने का है वो तो हो जाएगा, लेकिन झूठा आरोप कभी किसी पर मत करो। कोई क्षणिक फायदे के लिए ये मोमेंट का गैर फायदा, गलत फायदा किसी ने नहीं उठाना चाहिए। हो सकता है कई बार हमारी गलतफहमी हो जाती है, तो हमेशा ये फोटो अपलोड करने के पहले और अपना मत व्यक्त करने के पहले ये मेरी गलतफहमी तो है नहीं, इसके बारे में निश्चित ही कर लो। कभी कभी गलती से हाथ लग जाता है, सामने के व्यक्ति का कोई उद्देश्य नहीं होता है। अभी मैं सीधा कहूं, आशा भोसले जी से मैं बहुत मिलना चाहता था, लेकिन कभी मिला नहीं था। जिन दिनों पत्रकार कार्यक्रम में एक्टिव था उन दिनों भी मिलना नहीं हुआ। उनका मैं बहुत फैन हूं। एक दिन मैं बाल गंधर्व रंगमंदिर मंदिर में कोई नाटक देखने के लिए गया था, और बीच में फोन आया इसलिए उठना पड़ा, और बाहर आते वक्त डोर पर आशा भोसले जी से मेरी जोरदार टक्कर हो गई। क्योंकि मैं फोन पर बोल बोलते चल रहा था, उनका भी शायद ध्यान नहीं था, किसी के साथ में बात करते करते वो डोर से अंदर घुस रही थी, जोरदार टक्कर हो गई। और ये टक्कर ऐसी विचित्र हुई कि कोई भी स्त्री भलता आरोप कर सकते थे, कोई भी आरोप कर सकते थे। अब आशा भोसले जी उम्र से मेरे से बहुत बड़ी है। वो बाल गंधर्व रंगमंदिर मंदिर के आसपास के जो लोग खड़े थे वो सब लोग मुझे भी जानते थे, उन्हें भी जानते थे। कुछ लोगों ने ये टक्कर क्यों हुई ये देखा था। तो हमारे जीवन में इस ढंग से ऐसी कोई बातें होती है कि जिसमें किसी का कोई उद्देश्य नहीं होता है, एक्सीडेंट्स होते हैं, तो इस कारण गलतफहमी तैयार हो सकती है। अब आशा भोसले जी भी की नहीं हुई, मेरी भी नहीं हुई, इस कारण पहचान हो गई, उल्टा ऐसा हो गया। लेकिन ऐसा हो सकता है, समझो वो स्त्री आशा भोसले जी नहीं होती, एक जवान लड़की होती, वो मुझे नहीं पहचानती, उसका भी ध्यान नहीं, एकदम से जाकर मैं उससे भिड़ गया, मेरा भी ध्यान नहीं, लेकिन उसको तो लगेगा ना मेरे पर भिड़ गया ये आदमी, डिलिबरेटली इसने किया, तो दूसरा प्रकार हो जाता था। तो इसलिए हमेशा हमारे जीवन में
जो भी लड़की इस ढंग की कंप्लेंट करती है, फोटो अपलोड कर कर अपना विचार मीटू के अंतर्गत लिखती है, तब उन्होंने हमेशा ये ध्यान में रखना चाहिए कि मैं जो समझ रही हूं वो करेक्ट है ना, इसमें कोई गलत फहमी की गुंजाइश तो नहीं है, सामने के व्यक्ति पर मैं झूठा तो आरोप नहीं कर रही हूं। ये हमेशा हमने याद रखना चाहिए। मीटू मोमेंट बहुत सुंदर है, वो आप कृपया उसको पत्नी के साथ मत जोड़िए। ये पत्नी के और पति के रिलेशन के बीच की बात नहीं है, ये त्रयस्थ व्यक्ति जो होते हैं उनके लिए ये मीटू मोमेंट है। मुझे लगता है ये अगर हमने इसका सही माने में समर्थन किया और उस कारण पुरुष का बर्ताव अगर सुधर गया तो बहुत बहुत अच्छा जीवन लड़कियों को मिल सकेगा, वो आश्वस्त हो सकेगी, अपने आप को रास्ते पर भी सही माने में सुरक्षित महसूस कर पाएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो उसे ज़रूर लाइक करें, लोगों में ये अवेयरनेस फैलाने में हमारी मदद करें, वीडियो को ज़रूर शेयर भी करें। तो हमारे YouTube चैनल शाम मानव को विज़िट करें। ऐसे सारे वीडियोस का आनंद लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके लिए सब्सक्राइब बटन दबाएं। नए वीडियोस का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।